तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है प्रीलिम्स 2021 के लिए। तो इस सीरीज में क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम जो है वो डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिवली जो कवर करेंगे। और इसके साथ साथ इस सीरीज का एक ये इम्पोर्टेंस ये होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो रियल एग्जाम में जो यूपीएससी जो है वो क्वेश्चंस पूछती है। तो पॉलिटी की तरह ही हम बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है वो कवर करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो आपके 2010 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उन सभी को जो है वो हम कंप्लीट करें और उनको जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करें। तो आप ये कर सकते हैं कि इस लेक्चर सीरीज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जितने भी जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन और जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें वो ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ को जो वो रखा गया है। तो जिनको आंसर पता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं दैट एंटी डिफेक्शन लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड इन शेड्यूल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो 10th शेड्यूल में जो है वो इनकॉर्पोरेट जो है वो किया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? आंसर आपका हो गया डी आंसर। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ था वो पार्लियामेंट में जो है वो 1985 में जो है वो पास हुआ था और वो री इन्फोर्स हुआ था 2002 में। तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी जिसने जो है वो 10th शेड्यूल को जो है वो लाया था? अमेंडमेंट हुई थी 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुआ है उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना टू जॉइन द ओपोजिंग ग्रुप। और क्यों ओपोजिंग ग्रुप के लिए उसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना? ताकि वो जो है वो सरकार जो है वो गिराने में सफल ना हो। तो आपने जो एग्जांपल्स देखी होंगी कि काफ़ी लोगों ने जो वो पार्टी स्विच कर ली और एक पार्टी से जो है वो पार्टी ए से पार्टी बी में गए और जो पार्टी ए की जो गवर्नमेंट बनी हुई थी वो गवर्नमेंट गिर गई और पार्टी बी की जो गवर्नमेंट थी वो गवर्नमेंट है जो फॉर्म हो गई। वो कैसे फॉर्म हुई? क्योंकि इसके जो लोग थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो जो ये पार्टी थी पार्टी ए, उन्होंने जो है वो जो लोग शिफ्ट हुए थे उन पे यही जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो केस है वो लगाया था कि जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है ये बोथ पार्लियामेंट में भी लगाया जाता है और स्टेट असेंबली में भी लगाया जाता है। वो पर्टिकुलरली यही होता है कि वो जो एमपीज हैं या एमएलएज हैं वो पार्टीज को जो है वो स्विच ना करें और वो अपने पर्सनल रीजन के लिए स्विच ना करें। और अगर कोई इसके तहत जो है वो जिम्मेवार होता है तो उसकी जो मेंबरशिप है हाउस की वो लूज हो सकती है और वो लूज होती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें वो पूछ रहा है Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the constitution and the validity of the law placed in 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it। तो देखिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे तो पहले जिनको आंसर पता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। तो पहले हम देखेंगे कि आखिर जो ये 9th शेड्यूल है ये क्या चीज़ है? ये 9th शेड्यूल है क्या? तो देखिए
जो 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसमें क्या है कि सेंट्रल के लॉ भी हैं और स्टेट के लॉ भी हैं। मतलब जो सेंटर भी उसमें जो है वो अपने लॉ रख सकता है और स्टेट भी अपने लॉ रख सकता है, और वो चैलेंज नहीं होंगे कोर्ट द्वारा। तो करंटली जो है वो उसमें 284 सच लॉज हैं, उनको शील्ड किया गया है जुडिशियल रिव्यू से। अब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू क्या है? देखिए, अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया, अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बना, तो अगर जुडिशरी को लगता है कि वो लॉ गलत है या फंडामेंटल राइट्स को हर्ट कर रहा है, तो तब जाके वो जो है वो जुडिशरी उस लॉ को जो है वो रिव्यू करेगी। तो किसी लॉ को जो है वो रिव्यू करना, उसको कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो जो है वो ये जुडिशियल रिव्यू, ये तो चलो समझ आ गया, लेकिन 9th शेड्यूल जो है वो क्यों लाया गया था? तो 9th शेड्यूल जो है वो जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, तो 1951 में इसको जो है वो लाया गया था, बिकम अ पार्ट इन द 1951। तो इसमें क्या था कि वो इसीलिए लाया गया था क्योंकि एग्रीगेरियन रिफॉर्म करने थे कंट्री को। एग्रीगेरियन रिफॉर्म कैसे करने थे? कंट्री को क्या करना था कि जिनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन थी, उस ज़मीन को जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करना था, रीडिस्ट्रीब्यूट करना था लोगों में। तो इससे क्या होता? तो 9th शेड्यूल का इससे क्या लेना देना? देखिए, जब गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर बंदे से जो ज़मीन है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी बाकी लोगों में, तो उस बंदे के जो है वो फंडामेंटल राइट था। तो फंडामेंटल राइट क्या था उसका? कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सरकार नहीं ले सकती। तो इसी चीज़ को जो है वो बचाने के लिए, इसी चीज़ को जुडिशरी से दूर करने के लिए और ज़मींदारी सिस्टम को जो है वो एबॉलिश करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो 9th शेड्यूल लाया था, और इस चीज़ के तहत ही जो वो एग्रीगेरियन रिफॉर्म जो थे वो किए गए थे और ज़मींदारी को जो है वो एबॉलिश किया गया था। तो उस समय के साथ-साथ जो है वो पहले तो इसको सिर्फ़ कहा गया था कि हम सिर्फ़ इसमें एग्रीगेरियन लॉज़ जो हैं उनको रखेंगे। लेकिन बाद में जो है वो उसमें क्या था, जो जैसे रिज़र्वेशन हो गया, उस चीज़ को जो वो काफ़ी इसमें जो है वो शील्ड किया गया। अब इसकी एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या था कि 69% रिज़र्वेशन जो थी, वो स्टेट के लोगों को जो है वो प्रोवाइड की गई थी, और उसके तहत जो है वो जब वो स्टेट के लोगों को रिज़र्वेशन प्रोवाइड की गई, तो बाहर के लोगों ने है जो वो उसपे आपत्ति जताई। तो स्टेट ने क्या किया कि इस 69% रिज़र्वेशन को जो है वो 9th शेड्यूल में जो है वो रख दिया, 9th शेड्यूल में रख दिया, ताकि जुडिशरी इस पे जो है वो अपना कोई फैसला ना ले सकें। तो ये यहाँ पे सेव हो गया। चलो, ये तो हमने देख लिया कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है किसी भी लॉ को जो है वो 9th शेड्यूल में रखने के लिए। जो सेकंड ऑप्शन है, उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B, इनका काम क्या है। देखिए, अगर आपको पता होगा कि जो 31 आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 31 था, जिसके तहत जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये तो फंडामेंटल राइट था 31, तो इसी को जो है वो फंडामेंटल राइट था। तो जब एग्रीगेरियन रिफॉर्म हुए, जैसा मैंने आपको बताया, जब एग्रीगेरियन रिफॉर्म हुए, तो उसके साथ-साथ जो है वो ज़मींदारी अबॉलिश की गई। तो ज़मींदारी क्या थी? जिसके पास ज़्यादा लैंड थी उसकी लैंड छीन के बाकी वालों को बाँटी गई। तो इसमें क्या हुआ? इस बंदे के जो है वो फंडामेंटल राइट्स हर्ट हुए। जब इस बंदे के फंडामेंटल राइट्स हर्ट हुए, तो ये गया कोर्ट में और इसने हवाला दिया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, वो मेरा फंडामेंटल राइट है और उसको जो स्टेट है वो वायलेट कर रहा है। और स्टेट ने अपने आप को बचाने के लिए आर्टिकल 31A जो है वो उसको लाया। 31A का काम क्या था? गवर्नमेंट को बचाना। जो इंडिया जो स्टेट है उसकी जो गवर्नमेंट है उसको बचाने का काम जो था 31A का था। अब 31A का काम कैसे था? 31A को ये इम्यूनिटी दी गई थी कि अगर स्टेट आर्टिकल 14, आर्टिकल 19
और आर्टिकल 31 किसी का वायलेट करती है ऑन अ मोरल ग्राउंड्स एंड ऑन अ वेलफेयर ग्राउंड्स, तो उस वायलेशन को जो है वो वायलेशन नहीं माना जाएगा, उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में लिया जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेट ने जो लॉ लाया स्टेट को बचाने के लिए 31A आ गया, तो जिस लॉ को स्टेट ने लाया था जिससे ये वायलेशन हुई उसको बचाने के लिए स्टेट ने 31B ला दिया। और 31B में क्या लाया गया स्टेट ने, 31B में 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया गया, 31B के तहत 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया गया कि जिस लॉ ने, जैसे जो जमींदारी एबोलिशन एक्ट था, जो एग्रीगेरियन रिफॉर्म थे, वो क्या थे, वो फंडामेंटल राइट हर्ट कर रहे थे। तो इस चीज को बचाने के लिए इस चीज को जो है वो 9th शेड्यूल के अंदर रख दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे चालाक निकली, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने आप को भी बचा दिया और जो लॉ लाया था उसको भी बचा दिया, और इस लॉ को जो है वो जुडिशरी से दूर रखा कि जुडिशरी जो है वो इस पे फैसला नहीं ले सकती, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। तो फिर बाद में जाके अगर आपको याद होगा कि एक केशवानंदा भारती जो है वो जजमेंट हुई थी, तो ये जो है वो सिलसिला कब तक हुआ, ये सिलसिला जो है वो 1951 तक जो है वो हो गया हुआ था। तो इसके बाद जब अगर आप केशवानंदा भारती की जजमेंट देखेंगे 1973 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती जजमेंट दी थी, तो उसके साथ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन डिफाइन हुई थी, तो उसके बाद ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो स्टेट वायलेट नहीं कर सकती। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी, उसके बाद से ही जो है वो अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल में रखा गया है, अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल में रखा गया है, तो उसको जुडिशरी जो है वो रिव्यू कर सकती है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है और ऑप्शन बी यहाँ पे आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो यहाँ में हमें पूछ रहा क्या था वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ में हमें हमारा ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। तो आई होप आपको ये जो पूरा एक सिस्टम है वो आपको समझ आया होगा, पूरी ये जो एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया आपको ये समझ आई होगी। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब वही 9th शेड्यूल पे जो है ये क्वेश्चन है, वो यहाँ पे पूछ रहा है द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर। तो जिनको पता है वो नीचे लिख दीजिए और जिनको नहीं पता उनको भी यहाँ पे मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 9th शेड्यूल था वो कब ऐड हुआ, 1951 में, 1951 में ऐड हुआ। तो 1951 में प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू जी ही होंगे। वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इनके अंदर ही जो है वो 9th शेड्यूल को जो है वो लाया गया था। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे वो हमें पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब उसका कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में नहीं दिया गया। तो जिनको आंसर पता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और जिनको नहीं पता उनके लिए यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए अब आपको मैं यहाँ पे एक ये प्रीएम्बल है इसके तहत समझाऊंगा कि कैसे कैसे जो आपका ऑप्शन जो है वो निकलेगा। तो हम बात कर रहे थे इन ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिबर्टी ऑफ थॉट। तो लिबर्टी ऑफ थॉट यहाँ पे आपको दिखा, पहले तो देखिए लिबर्टी कहाँ पे है, लिबर्टी रही है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, हाँ जी दिख गया लिबर्टी ऑफ थॉट, तो ये आपका ऑप्शन ठीक है। अब आप देखेंगे लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ कहाँ पे गया, लिबर्टी ऑफ बिलीफ आ गया यहाँ पे। तो लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी आपका जो है वो ठीक है। अब देखना है आपको लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन।
तो जब लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन देखेंगे तो ये मिल गया लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, तो ये भी आपका ऑप्शन ठीक हो गया। अब इकोनॉमिक लिबर्टी देखनी है, वो देखते हैं कहाँ पे है। अब यहाँ पे लिबर्टी में कहीं इकोनॉमिक तो नहीं दिखा, वो तो सिर्फ जस्टिस में है कि इकोनॉमिकली जो है वो जस्टिस मिलेगा, तो लिबर्टी में तो नहीं है। तो पूछा तो लिबर्टी के लिए ही गया है, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ये होगा बी ऑप्शन। तो आपका जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। अब वो पूछ क्या रहा था कि कौन सी चीज़ जो है वो नहीं दी गई है, तो जो नहीं दी गई है वो तो इकोनॉमिक लिबर्टी है, तो इकोनॉमिक लिबर्टी इस लिहाज से आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो गया। तो चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वो यहाँ पे ये पूछ रहा है द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो क्वेश्चन है वो पूरा लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका जो रियल आंसर होगा वो आपका होगा आंसर ए होगा। तो जिनको पता था वो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता था तो इनके लिए यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। ये सिंपल आपको एक लॉजिक बेस पे ये है क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे। फिर भी आपको मैं यहाँ पे थोड़ी एक प्रियम्बल की थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि प्रियम्बल क्या है। जो प्रियम्बल है वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जिसमें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस, फिलॉसफी, प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी जो है वो दिए गए हैं। ये हमें ये बताता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो वो सोर्स क्या है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है, अगर आपको पता होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि हम लोगों ने ही है जो वो अपनी विल के अकॉर्डिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को जो है वो परमिशन दी थी कि आप हमारे बिहाफ पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो कौन हो गए? पीपल ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया। तो हम लोग हैं जो वो सोर्स हो गए इसके कॉन्स्टिट्यूशन के। एक चीज़ ये आ गई, और दूसरी चीज़ ये आ गई नेचर ऑफ द स्टेट। अब नेचर ऑफ द स्टेट यहाँ पे क्या है हमारे कंट्री का? सेकुलर स्टेट है, सेकुलर है, रिपब्लिक है, डेमोक्रेट है, सोशलिस्ट है। तो ये हमारी स्टेट का जो है वो नेचर है। ओके, ये सोशलिस्ट आप वो वाला सोशलिस्ट मत समझिएगा, ये एक वेलफेयर स्टेट है, ये उसका कॉन्सेप्ट है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए गए हैं, और डेट ऑफ एडॉप्शन दी गई है 26 नवंबर 1949। अगर किसी भी तरीके से आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको आता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।